नमस्कार मेरे विद्यार्थी, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे विद्यार्थी एक नए चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सिलेबस में है और उसमें से सवाल आने की बहुत प्रायिकता है। बच्चों, उस चैप्टर का नाम है पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब है विद्यार्थी बहुभुज। प्यारे बच्चों, जब बहुभुज हमसे आ जाएगा तो इसका मतलब है हमसे बहुभुज से रिलेटेड जितनी प्रश्नावलियां हैं, बहुभुज से रिलेटेड जितनी बातें हैं, वो उन्हें हम अच्छे से सीख पाएंगे। पहले हम बहुभुज के आधार पर और अध्यायों का आधार बनाने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे मेरे बच्चे क्या है कहानी। मैंने कहा पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब है बच्चे बहुत भुजाओं से घिरी आकृति। कई भुजाएं होंगी और उनसे बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। विद्यार्थी, बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाएं तो हों, एटलीस्ट हैविंग 3 साइड। कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए? 3। और अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती हैं, अधिक से अधिक कितनी भी, आपकी जितनी मर्जी है उतना आप बना सकते हो, कितनी भी हो सकती हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बहुभुज, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है, तो आप हमेशा नाम दीजिएगा त्रिभुज। और कई मैथमेटिशियनों ने, अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा है, तो सर्किल को कंसीडर किया है। क्योंकि सर्किल की जो परिधि पर अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को भुजा माने, तो मैथमेटिशियनों का मानना है कि उसमें अनंत भुजाएं हो सकती हैं, ऐसा गणितज्ञों का मानना है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, देन कॉल्ड द ट्रायंगल। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉलीगन, वह सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा है, तो अगर ऑप्शन में सर्किल है तो आप सर्किल को टिक करिएगा। सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज है विद्यार्थी, और सबसे बड़ा बहुभुज जो है बच्चे वो है वृत्त। क्लियर है? बहुभुज में कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है? 3 भुजाओं की। अधिक से अधिक कितनी भी चलेंगी। सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज है और सबसे बड़ा बहुभुज है, उसका नाम है बच्चों सर्किल। क्लियर है? अगर हमें किसी बहुभुज के, अब बच्चों अगर हम तुमसे ये पूछें कि किसी बहुभुज में 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स हैं, तो आप ये यकीन माने कि उसमें अगर 3 भुजाएं हैं तो उसमें 3 ही अंतः कोण होंगे। अंतः कोण का मतलब है अंदर की ओर बने कोण, और उसमें 3 ही बाह्य कोण होंगे, बहिष्ठ कोण होंगे, मतलब है बाहर की ओर बने कोण। अर्थात जितनी भुजाएं हैं, जितनी भुजाएं हैं और उतने ही क्या होंगे बेटा, कोण होंगे, चाहे वो अंतः कोण हो और चाहे वो बाह्य कोण हो। यदि त्रिभुज है तो आप यकीन मानिए कि उसमें 3 भुजाएं हैं, और यकीन मानिएगा कि उसमें 3 ही अंतः कोण होंगे, और जितने अंतः कोण होंगे बेटा उतने ही बाह्य कोण होंगे। अंतः कोणों की संख्या वो ही होगी बेटा जो कि बाह्य कोणों की संख्या है। अंतः कोण इज इक्वल टू बाह्य कोण। क्लियर है? जितने अंतः कोण है मेरे बच्चे उतने ही क्या होंगे, बाह्य कोण होंगे। अब प्रश्न क्या बनता है बच्चे? प्रश्न ये बनता है कि सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा, सभी अंतः कोणों का योग। इसके लिए विद्यार्थी हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सभी अंतः कोणों का योग के लिए। ये फॉर्मूले कैसे बने, इसके अपने तह में जाने की कोई जरूरत है नहीं, ना अपने सिलेबस में इसके तह में जाना लिखा हुआ है। मतलब नहीं एग्जाम में आया सवाल, पेपर का आंसर दें और आप आगे बढ़ें। सभी अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला होता है बच्चे 2n-4 इंटू 90 डिग्री। क्लियर है? या फिर अगर 2 इसमें से बाहर ले लेते हैं आप, तो ये बचेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है बच्चे? 180 डिग्री। आप मेरी बात समझ गए होंगे। या तो आप बोलेंगे 2n-4 इंटू 90 डिग्री, या आप बोलेंगे 9n-2 इंटू 180 डिग्री। विद्यार्थी, जब मैं पढ़ता था तो मेरे सर ने हमें ये याद करा दिया, और यही मेरी जीभ पे जब से चढ़ा हुआ है। तो मैं कभी भी जब मुझसे आप पूछेंगे कि सभी अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला क्या है विद्यार्थी, तो सवाल का आंसर मैं देता हूं 2n-4 इंटू 90 डिग्री। इसकी सहायता से हम किसी भी पॉलीगन के सभी अंतः कोणों का योग निकालने में सक्षम है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि सभी बाह्य कोणों का योग, एक्सटर्नल एंगल की हम बात करें कि सभी बाह्य कोणों का योग, इसके बारे में हम बात करें बच्चे, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है।
चाहे दुनिया का कोई सा पॉलीगन हो बच्चों, चाहे षटभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, उसके सभी बाही कोणों का योग फिक्स है। और उस सवाल का आंसर होता है विद्यार्थी 360, 360 डिग्री। अच्छा, आपसे मैं ये पूछ सकता हूं कल को कि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालनी है। विकर्ण समझते हैं? विकर्ण जो एक शीर्ष को छोड़कर अगले शीर्ष से जा मिलता है, जैसे ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी शीर्ष है। तो ए से और बी तक मिल रही है तो वो तो रेखाखंड या भुजा कहलाती है। लेकिन बी को छोड़कर वो ए का बिंदु सी से जा मिले इज कॉल्ड द डायगोनल, विकर्ण कहलाता है। विकर्ण कई तरह के होते हैं। एक विकर्ण तो वो होता है जो एक शीर्ष को छोड़ता है और दूसरे शीर्ष से मिल जाता है। और एक विकर्ण ऐसा भी है विद्यार्थी जो पहले शीर्ष को छोड़ देता है, दूसरे शीर्ष को छोड़ देता है और सीधा तीसरे शीर्ष से जा मिलता है। जैसे जैसा बड़ा पॉलीगन होगा उसी के विकर्णों की संख्या भी उसी तरह बढ़ती जाती है। क्लियर है? तो विकर्णों की संख्या अगर हमें निकालनी है, कभी भी किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो उसका फॉर्मूला होगा विद्यार्थी n² - 3n/2। अच्छा, आप बहुत देर से देख रहे होंगे कि सर ने यहाँ भी n लिखा है और सर ने यहाँ भी n लिखा है। यहाँ n का मतलब क्या है? तो बच्चे हेयर जो n है ना, यहाँ पर आप n को मान सकते हैं, या तो आप कोणों की संख्या मान लो या आप भुजाओं की संख्या मान लो। अगर भुजा 3 है तो कोण भी 3 होंगे। अगर आपको भुजा गिनने में परेशानी है तो आप कोण गिन लीजिए। तो n का मतलब है भुजाओं की संख्या। क्लियर है बच्चे? नंबर ऑफ साइड्स, या आप चाहो तो इसे कोणों की संख्या भी कह सकते हैं, एक ही बात है। किसी भी बहुभुज के सभी बाही कोणों का योग एग्जैक्ट है और ये फिक्स है बच्चों 360। इसमें कोई किंतु कोई परंतु की जगह नहीं। अगर हमें विकर्णों की संख्या पूछनी है किसी भी बहुभुज में, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछने हैं, तो n² - 3n/2। अच्छा, कई बार ये पूछ लेता है कि एक बिंदु से निकलने वाले विकर्णों की संख्या बताइए। किससे निकलने वाले? एक बिंदु से। एक बिंदु से निकलने वाले विकर्ण। अच्छा, ये विकर्ण कौन से हैं? ये तो टोटल विकर्ण है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। एक बिंदु से निकलने वाले, अगर हमसे पूछे कि एक बिंदु से निकलने वाले विकर्ण कितने हैं बच्चे, तो उस सवाल का आंसर होगा मेरे भाई n-3। n-3। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं इस बात को खत्म करूं बच्चों, ये आपको दिख रहा है, ये ए बी सी और डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एक चतुर्भुज है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस चतुर्भुज में टोटल नंबर ऑफ विकर्ण कितने होंगे। तो पूरी दुनिया ये जानती है कि एक विकर्ण एसी होता है और एक विकर्ण बीडी होता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो हैं आप देख पा रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं बच्चे, वो आ रहे हैं निकल के 2। हाँ या ना? अगर हम ये फॉर्मूले से निकालें तो ये आएगा n² - 3n/2, यही निकल के आएगा। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है? 4 होगी, क्योंकि एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। तो ये हो जाएगा बच्चे 4 का स्क्वायर -2 × 4 बटे 2, सॉरी 3 × 4, n² - 3n। तो n² मतलब है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 × 4 करेंगे बच्चे तो 12 आएगा, और 2 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 बटे 2 और आंसर आ जाएगा बेटा 2। इसका मतलब है इसमें कि नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होंगे बच्चे, विकर्णों की संख्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 2। किसी भी चतुर्भुज में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और विद फॉर्मूले मैंने प्रूफ भी किया है कि विकर्णों की संख्या हमेशा कितनी आती है? 2। लेकिन मैं आपसे ये पूछ लूं कि किसी एक बिंदु से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो आप देखेंगे एक बिंदु से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या है n-3। n की वैल्यू 4 है और 4 में से 3 लेस करेंगे बच्चे तो आंसर आएगा 1। तो आप देखें एक बिंदु मान लो ये a है, इससे आप मैक्सिमम कितने विकर्ण खींच सकते हैं? तो आप एक ही विकर्ण खींच सकते हैं, बोलिए हाँ या ना? तो एक बिंदु से निकलने वाले विकर्णों की यहाँ संख्या कितनी आ गई? 1 निकल के आ गई। क्लियर है? आप मेरी बात शायद समझ पाए होंगे। अगर सभी विकर्णों की संख्या चाहिए तो ये फॉर्मूला है n² - 3n/2। अगर सभी बाह्य कोणों का योग चाहिए तो 360 एग्जैक्ट है, चाहे वो बहुभुज कोई सा ही क्यों ना हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग एग्जैक्ट है विद्यार्थी 360 होता है। और जितने अंतः कोण होते हैं उतने ही बाह्य कोण होते हैं। सभी अंतः कोणों के योग का ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट किसी भी परीक्षा में इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, 2n - 4 × 90। या फिर अगर 2 बाहर ले लूँ तो 2 इधर 90 के साथ में गुणा कर लेगी और ये 180 हो जाएगा बच्चे। कई बार क्या होता है विद्यार्थी, एक ऐसी फिगर आ जाती है इस तरह की है, तो ये भी पॉलीगन, लेकिन ये एक तारेनुमा पॉलीगन है, एक
तारानुमा समझते हैं, स्टार है, स्टार की अगर कोई बात करे कि सभी अंतःकोणों का योग के लिए इसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो इसके सभी अंतःकोणों का योग कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी पूछा जाए तो आप याद रख लेना, सभी अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला है 2n-8 इंटू 90। आप मेरी बात समझ पाए? वही फॉर्मूला था 2n-4 इंटू 90। लेकिन अगर ये स्टारेबल कोई संरचनाएं, ऐसी कोई तारेनुमा आकृति है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n-8 इंटू 90। बस थोड़ा सा याद रखना है। ये 4 थी और ये यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। पॉलीगन के बारे में आप कुछ बातें समझ पाए होंगी, और डिटेल में हम पढ़ रहे हैं और इस पर सवाल भी लगाएंगे, चिंता मत करना, आप तो बस ये मुझ पर छोड़ें। क्लियर है? मैं आपको सिखा के रेडी कर रहा हूँ। क्लियर है मेरे भाई? देखें, ये देखते हैं बच्चे, स्लाइड नंबर पहली लेते हैं और सीखते हैं कि पॉलीगन क्या कहता है। पॉलीगन ये रहा बच्चों, किसी भी बहुभुज के निर्माण के लिए कम से कम कितनी, कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। 2 भुजाओं से कोई पॉलीगन बनने में सक्षम नहीं है, खत्म बात। जितनी भुजाएं होंगी उतने ही एंगल बनेंगे। अगर 3 भुजाएं हैं तो 3 एंगल होंगे, ठीक है। जितने इनर एंगल होंगे उतने ही एक्सटर्नल एंगल होंगे बच्चे। तो जितने अंतःकोण हैं उतने ही बाह्य कोण होते हैं। दुनिया का स्मॉलेस्ट बहुभुज मैं बता चुका हूँ ट्रायंगल है, और सबसे बड़ा बहुभुज मैं बता चुका हूँ सर्किल है, वृत्त है, ये मैं बता चुका हूँ। यस, एक बात और आप याद रखें बच्चों, बहुभुज 2 तरह से बनाए जाते हैं। बहुभुज को हम क्लासीफाई अगर करना चाहें बच्चे, वैसे कोई क्लासिफिकेशन है नहीं, पर थोड़ा थोड़ा हम सीख लेते हैं। तो बहुभुज 2 तरह से हम बना सकते हैं। एक होता है विद्यार्थी उत्तल बहुभुज। एक कौन सा बहुभुज है? उत्तल बहुभुज। और एक होता है अवतल बहुभुज। ये प्रश्न पेपर ने पूछा भी है बच्चे, तो हमें थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए। एक है बच्चे उत्तल बहुभुज और एक है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज वो होता है बच्चों जिसके सभी अंतःकोणों का मान, सभी अंतःकोणों का मान, चाहे कोई सा कोण हो, जिसके सभी अंतःकोणों का मान, सभी अंतःकोण 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। सभी, चाहे मैं ए बिंदु को उठाऊं, चाहे शीर्ष बी की बात करूं, चाहे शीर्ष सी की बात करूं, कोई सा भी अंतःकोण हो उसकी वैल्यू 180 से छोटी ही होनी चाहिए। क्लियर बात? अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चे अवतल बहुभुज की, तो अवतल बहुभुज का कोई सा भी एक कोण, कोई सा भी, जरूरी नहीं कि सब, कोई सा भी एक कोण, कोई सा भी एक कोण हो सकता है, 2 कोण हो जाएं, लेकिन कम से कम एक हो जाए। कोई सा भी एक कोण अगर 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो वो चला जाएगा बच्चे अवतल बहुभुज की श्रेणी में। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। विद्यार्थी, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है। अब आप ये देखेंगे तो एंगल छोटा है, 180 डिग्री की बराबर भी नहीं है, उससे छोटा है, और ये भी 180 से छोटा है, और ये भी 180 से छोटा है। तो ये कौन सा बहुभुज बन गया, आप बताइए? तो ये उत्तल बहुभुज बन गया। कौन सा बहुभुज बन गया? उत्तल बहुभुज बन गया। अब ये देखें, आपको ये चतुर्भुज दिखाई देने लग रहा होगा। इसमें ये कोण 90 डिग्री के करीब है, ये कोण भी 90 है या 90 के आसपास है। बच्चों, इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई भी ऐसा है कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो? तो आप कहेंगे नहीं है। लेकिन अब मैं एक चित्र बना रहा हूं, उससे आप ध्यान से देखना। दिस इज द ए, बी, सी और डी। कितनी कोण है इसमें? आप कहेंगे सर इसमें कोण तो 4 ही है। देखो, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, और एक एंगल ये रहा। आप कहेंगे सर इसमें भुजाएं कितनी हैं? तो आपको मैं भुजाओं का दर्शन करा दूं। एक भुजा, ओहो, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। इसमें भुजाएं भी 1, 2, 3 और 4 है। तो सर ये चतुर्भुज, बेशक 4 भुजाओं से बंद आकृति है तो चतुर्भुज है, इसमें कोई शक शंका नहीं। लेकिन ये उत्तल बहुभुज नहीं है, ये अवतल बहुभुज है। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है बच्चे, ये एंगल 180 डिग्री से ज्यादा चला गया। मैं मान लेता हूं ये लगभग 200 के करीब पहुंच गया। क्लियर है? 200 या 225 के करीब। बस मैं इतना बात जानना चाह रहा हूं मेरे भाई कि अगर कोई भी एंगल 180 डिग्री को पार करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है वो गया आपके हाथ से, और वो किस कैटेगरी में चला जाएगा बच्चे? अवतल बहुभुज की कैटेगरी में चला जाएगा। किस कैटेगरी में चला जाएगा विद्यार्थी? अवतल की कैटेगरी में चला जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आप याद रखना चाहो तो ये भी रख सकते हैं। याद रखने के लिए तो हम कुछ भी रख सकते हैं। ये भी याद रख सकते हैं बच्चे कि जिसके सभी विकर्ण अंदर हों, सभी विकर्ण अंदर हों, कोई विकर्ण बाहर ना हो, सभी विकर्ण अंदर हों, पूरी तरह से अंदर हों, पूरी तरह से,
कैसी बेटा? पूरी तरह से अंदर होने चाहिए। जिसके सभी विकर्ण कैसे होने चाहिए? अंदर होने चाहिए, कंप्लीटली अंदर होने चाहिए, एक बूंद भी बाहर ना निकले। और इसमें विकर्णों के बारे में क्या कहते हो? आंशिक रूप से भी बाहर निकल गया, आंशिक रूप से भी बाहर निकल गया, आंशिक रूप से भी अगर बाहर चला गया तो वो अवतल की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर कोई भी विकर्ण आंशिक रूप से भी बाहर हो गया तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? अवतल की कैटेगरी में आ जाएगा। विद्यार्थी अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसके विकर्ण डालूं, अब आप देखें बच्चे, तो ए सी करके एक विकर्ण चला जाएगा, ए बी सी और डी चला जाएगा, और बी डी करके भी एक विकर्ण चला जाएगा, दोनों विकर्ण खिंच गए। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कोई विकर्ण बाहर गया? क्या कोई विकर्ण बाहर गया? क्या एक रत्ती भर भी बाहर गया? क्या नहीं गया, कंप्लीटली अंदर है। लेकिन अब इसके विकर्ण खींचो, ए से सी को मिलाइए, क्योंकि विकर्ण तो वही होता है ना, अगले शीर्ष को छोड़कर अगले उसके आगे वाले शीर्ष से मिले, तो बी बिंदु को छोड़ दिया, सी से मिल गया, तो इसमें विकर्ण कौन सा है? एक तो विकर्ण ए सी है, एक और विकर्ण मैं खींच रहा हूं बी डी, बी के बाद अगर सी से मिलता तो रेखाखंड कहलाता, लेकिन सी को छोड़कर डी से मिला है, इसका मतलब वो कहलाएगा बच्चे विकर्ण। तो अब आप देखेंगे दूसरा विकर्ण कौन सा होगा? बीडी होगा। आप देखेंगे बीडी तो पूरा बाहर है, थोड़ा बहुत तो होता तो चल भी जाता, तो भी नहीं चलता, सॉरी मैंने गलत कह दिया, थोड़ा बहुत भी नहीं चलता, और ये तो कंप्लीट बाहर अकेला घूम रहा है, अपना बहभुज अलग गया और ये भाई अकेला बाहर घूम रहा है। तो कोई भी विकर्ण इतना सा भी अगर बाहर निकल गया तो वो बहभुज अवतल कैटेगरी का कहलाएगा, और अगर कंप्लीटली विकर्ण अंदर है तो वो उत्तल कैटेगरी का कहलाएगा। तो उत्तल बहभुज की हमने दोनों परिभाषाएं पढ़ ली बेटा, कि इसके सभी अंतःकोण 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए, सभी, अपवाद भी कोई नहीं है। और अवतल के बारे में मैंने पढ़ाया कि कोई सा भी एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो गया अवतल की कैटेगरी में चला जाएगा, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, सभी विकर्ण अंदर हों, और वो पूरे अंदर हों भैया, सर थोड़ा सा बाहर निकाल दूं नहीं चलेगा ना, मैं बिल्कुल ना मना कर रहा हूं। और इसमें क्या हुआ होता है, अवतल कैटेगरी में कोई भी विकर्ण थोड़ा सा भी बाहर घूमने निकल गया वो अवतल बहभुज कहलाता है। उत्तल बहभुज और अवतल बहभुज पे प्रश्न आते हैं, आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि कौन सा उत्तल बहभुज है और कौन सा अवतल बहभुज है। यस, चलते हैं। उत्तल बहभुज, इसे अंग्रेजी में कॉन्वेक्स वो भी बोलते हैं ना, ऐसा बहभुज जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 180 डिग्री से छोटा हो, प्रत्येक अंतःकोण। अपवाद के लिए भी मेरे पास कोई है नहीं कि मैं कह दूं ना 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 इसमें चल जाएगा, नहीं चलेगा, किसी में नहीं चलेगा, 180 डिग्री से कम हो, और जिसके सभी विकर्ण अंदर हों, कंप्लीट क्लोज्ड, सब भीतर बैठे हों, कोई आउट नहीं जा रहा। और यह है अवतल बहभुज, ऐसा बहभुज जिसमें एक भी कोण 180 डिग्री से अधिक हुआ, कोई भी कोण नहीं होना चाहिए भैया, तो वह अवतल बहभुज की कैटेगरी में चला जाएगा। अवतल बहभुज के कुछ विकर्ण आंशिक रूप से, मतलब थोड़े बहुत, या पूर्णतः मतलब पूरी तरह बाहर हो सकते हैं। यस, ये देखो अब ए बी सी डी ई, ये पंचभुज है, पंचभुज है। अब देखो ए से बी मिलाने वाली रेखा तो कहलाएगी क्या कहलाएगी? ये तो रेखाखंड कहलाएगा। लेकिन अगर हम ए से सी को मिला दें तो ये तो विकर्ण बन गया ना, और ये विकर्ण तो बाहर बैठा है। अगर ये बाहर बैठा है तो ये कौन सा विकर्ण हो जाएगा, कौन सा बहभुज हो जाएगा बच्चे? ये अवतल की कैटेगरी में चला जाएगा। आप मेरी बात शायद समझ गए होंगे, ये हमने पढ़ लिया, और ये हमने पढ़ लिया है किसी भी बहभुज की सभी अंतःकोणों का योग होता है 2n-4 × 90 या n-2 × 180 डिग्री। किसी बहभुज के सभी बाही कोणों का योग 360 होता है, चाहे वो कोई सा बहभुज हो, चाहे वो कोई सा बहभुज हो। तारेनुमा आकृति है तो ये थोड़ा याद रखना है, ये 4 नहीं होता, यहाँ 8 होता है। और ये तारेनुमा आकृति मैं ऐसी भी बना सकता हूँ और इसे ऐसी भी बता सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चतुर्भुज दुनिया का एकमात्र ऐसा बहभुज है बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का मान, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के बारे में पूछूं मेरे भाई, तो सभी अंतःकोणों का योग होता है 2n-4 × 90 डिग्री। n की वैल्यू 4 डालूंगा तो 2 × 4 -4, और गुणा किससे हो जाएगा बच्चे? 90 से हो जाएगा। 4 दूनी 8, और 8 में से 4 जाएगी, और इसका गुणा अगर मैं 90 से करूंगा बच्चे तो 4 × 90, और इस सवाल का आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। तो देखें कोई भी चतुर्भुज हुआ उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और दुनिया की किसी भी बहभुज के सभी बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री। तो क्या हम ये ना कह सकते कि चतुर्भुज के पास ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान है कि जिसके सभी अंतःकोणों का योग भी 380 डिग्री और सभी बाह्य कोणों का योग तो होता ही 360 डिग्री है?
मैंने क्या बोल दिया, 380 बोल दिया क्या, गलत बोल दिया है ना, 360 डिग्री, जिसके सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री और सभी बाह्य कोणों का योग तो 360 होता ही है, चाहे वो कोई हो। तो आप ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज दुनिया का एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसके सभी अंतःकोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। आपसे एक वर्ड, आपसे सही और गलत, ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसके सभी अंतःकोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है विद्यार्थी। तो उस सवाल का आंसर है क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज एक ऐसा मात्र वो है बहुभुज है जिसके अंतःकोणों का योग और बाह्य कोणों का योग बिल्कुल बराबर होता है। किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालनी है तो n² - 3n/2 या फिर n बाहर ले लिया मैंने यहाँ से n, तो यहाँ बची n 3/2। बच्चे हमें इसलिए भी इसे बता रहे हैं कि किसी भी वनडे एग्जाम में इनका डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। किसी बहुभुज में एक बिंदु से निकलने वाले विकर्ण होने चाहिए तो n - 3, ये मैं बता चुका हूँ। एक बिंदु से निकलने वाले विकर्ण ये कौन से हैं, ये टोटल है। अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं तो फॉर्मूला लगा देना n 3/2, और किसी एक बिंदु से निकलने वाले विकर्ण पूछे तो आंसर आ जाएगा n - 3। जैसे मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, एक हमने सप्तभुज बनाया, क्या बनाया बेटा, सप्तभुज बनाया। सप्तभुज का मतलब है n की वैल्यू कितनी है, 7 है। अगर सप्तभुज में भुजाओं की संख्या 7 है तो आपसे पूछा जाए कि किसी भी सप्तभुज में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, ये आप बैठे बैठे निकालें। आप जब तक बैठे हैं निकालें, कुछ तो आप करें, नहीं करेंगे तो नींद आने लगेगी। और गणित जैसी विषय जिसका नाम ही ऐसा है गणित, मेल तो नाम है इसका, बाकी की विषयों का नाम फीमेल है, अंग्रेजी है, उर्दू है, साइकोलॉजी है, हिंदी है, ये सब फीमेल्स हैं। गणित पुरुष लगता है तो वैसे ही रफ है ये तो आप ये खुद बैठ के करें इसे, नहीं तो नींद आ जाएगी। सप्तभुज, सप्तभुज में भुजाओं की संख्या 7 और कोणों की संख्या भी 7। मैं पूछ रहा हूँ इसमें कुल कितने विकर्ण हो सकते हैं, तो विकर्ण कुल कितने हो सकते हैं इसके लिए मेरे पास तरीका है, n² - 3n/2। क्लियर है, 7 का स्क्वायर करूंगा तो बच्चे 49 आएगा, और -3 का गुणा 7 से करना होगा, बट्टे कितने से करेंगे, 2 से करेंगे, और 49 में से बच्चे हमें क्या घटाना है, 21 घटाना है, और 2 से भाग लगाना है बच्चे। तो 49 में से 1 गई तो 48 बची, और 48 में से 20 गई तो 28 बची, और 28 में जब हम 2 से भाग करेंगे बच्चे तो इस सवाल का आंसर आएगा 14। तो सप्तभुज में विकर्णों की जो संख्या निकल के आई है मेरे भाई, वो कितनी निकल के आई है, 14। कितने विकर्ण हो सकते हैं किसी भी सप्तभुज में, तो सप्तभुज में टोटल विकर्ण 14 हो सकते हैं। लेकिन मैं पूछूं कि मैं किसी एक बिंदु से बात कर रहा हूं, क्या बिंदु ए, या मैं कह रहा हूं बिंदु ई से, किसी भी एक बिंदु से, किसी भी एक बिंदु से कितने विकर्ण जा सकते हैं, चाहे बिंदु ए हो चाहे बिंदु बी हो, किसी बिंदु ई से, जैसे इसमें कोई बिंदु ई है, किसी बिंदु ई से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, किसी एक बिंदु से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चे n - 3, और ये आंसर आ जाएगा 7 - 3। इसका मतलब है किसी एक बिंदु से अगर तुम्हें विकर्ण खींचने हैं तो उस बिंदु से तुम मैक्सिमम 4 विकर्ण खींच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, नो, उससे ज्यादा नहीं खींचेंगे। और ये बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं, ऐसा मेरा मन है। सारी बातें इसी से छप जाएंगी अगर बहुभुज का कोई प्रश्न आया तो। समबहुभुज, अब बच्चों हम बात करते हैं, जैसे सम का मतलब क्या होता है, हम इसे समझने की बात करेंगे। रेगुलर, सम का मतलब होता है रेगुलर, सम का मतलब है समान, समान में से आन हटा लिए और ये सम बना दिया। रेगुलर, समान, सबके साथ समान व्यवहार। जैसे मैं बाप हूं और मेरे पास 2 बच्चे हैं, और मेरे बट्ट में आ रहा है 30 बीघा खेत, और दोनों बच्चे मेरे लिए समान है, क्योंकि दोनों बच्चे ही मेरे हैं और दोनों बच्चे मेरे समान हैं। तो आप बताइए प्रत्येक के पाते में कितना खेत जाएगा, तो आप आराम से बता पाएंगे कि प्रत्येक के हिस्से में 15 बीघा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फील्ड कितना था, 30 था, और 2 बच्चे थे बच्चों, तो प्रत्येक के खाते में कितने बीघे खेत गया, तो प्रत्येक के खाते में 15 बीघा जमीन गई। ये वाली बात आप समझते हैं। तो बस अब मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले वापस से पढ़ाऊं बच्चों, कि अगर मैं पूछूं कि रेगुलर पॉलीगन क्या है, समबहुभुज क्या है, तो समबहुभुज में आप एक बात याद रखना बच्चों कि हर चीज समान लोगों, सब चीज समान मात्रा में बटेगी, और कितनों के बीच में बटेगी, जितने लोग हैं
लोग का मतलब है जितनी भुजाओं की संख्या है या जितनी कोणों की संख्या है उन सब के बीच में वो बटेगा। जैसे मैं तुमसे पूछूं सभी अंतःकोणों का योग क्या है, आप बताइए। सभी अंतःकोणों का योग हमने क्या पढ़ा है? जैसे मैं पूछूं कि सभी अंतःकोणों का योग क्या है, तो आप कहेंगे 2n-4 इंटू 90, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि रेगुलर पॉलीगन है, तो आप बताना जितने अंतःकोण होंगे सब समान होंगे। अगर वो समबहुभुज है तो समान होंगे। तो अब मैं तुमसे ये प्रश्न पूछ सकता हूं कि प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? प्रत्येक अंतःकोण, तो आपका आंसर होगा सर कि प्रत्येक अंतःकोण का मान होगा 2n-4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई। कितने लोगों में बांट दिया? जितने लोग थे, n लोग हैं, तो हमने पूरी कहानी कितने लोगों में बांट दी? n लोगों में। जैसे मैं आपसे पूछूं बच्चे कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, जैसा कि आप जानते हैं, तो आप बताइए कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो आपका आंसर होगा कि सर सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रत्येक का कितना होगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान होगा विद्यार्थी 360/n। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं विद्यार्थी, लेकिन कंडीशन ये है कि वो समबहुभुज होना चाहिए। आप मुझसे कहोगे कि चतुर्भुज के बताइए, तो क्या चतुर्भुज में क्या सारी भुजाएं समान होती हैं क्या? तो चतुर्भुज में ये काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ वर्ग में काम करेगा। उतने को तो वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं, छोटी सी एक गणित पूछूं कि वर्ग के सभी अंतःकोणों का मान, तो वर्ग है तो चतुर्भुज ही, लेकिन देखेंगे वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, तो वर्ग की वैल्यू, वर्ग में भुजाएं होती हैं 4, और सभी अंतःकोणों का मान पूछा है तो 2 गुणा 4, 2n-4 इंटू 90। बोलो हाँ, तो ये आ जाएगा 8 में से 4 गई तो 4, और 4 का गुणा 90 से होगा, तो वर्ग के सभी अंतःकोणों का मान कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। मैं पूछ रहा हूं वर्ग के प्रत्येक कोण का मान, इसमें मैं निकाल सकता हूं क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान है, चारों कोण समान है। तो प्रत्येक अंतःकोण, पता है तुम्हें वर्ग में कितने का होता है? आप जानते होंगे। प्रत्येक अंतःकोण का मान होगा बच्चे 360 डिवाइडेड हो जाएगा 4 भागों में, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान होगा 90 डिग्री। बच्चे हम n का भाग सिर्फ उन्हीं चीजों में दे सकते हैं जब रेगुलर पॉलीगन हो, समबहुभुज हो, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। बहुभुज में ये फॉर्मूला काम नहीं करते, ये समबहुभुज में काम करते हैं। डिवाइडेड बाई n का जो सिस्टम है वो समबहुभुज में काम करेगा। अच्छा, एक चीज और याद रख ले, नई चीज है आपके लिए, कि अगर मैं पूछूं समबहुभुज में परिवृत्त की त्रिज्या है, मतलब है परिवृत्त या परित्रिज्या, जो चारों तरफ त्रिज्या होती है, वो समबहुभुज की निकाल सकता हूं मैं। समबहुभुज मतलब ऐसी आकृति जो एक जैसी हो, जिसकी सारी भुजाओं की संख्या एक जैसी हो, सारे कोण समान हो, सारी भुजाओं की लंबाई फुटे से मापूं तो सेम लंबाई की हो। क्लियर है? तो मैं तुमसे पूछूं कि परिवृत्त की त्रिज्या, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ किसमें काम करता है? समबहुभुज में। परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, तो परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है बराबर R बराबर a/2 गुणा कोसेक पाई/n। अब देखो आपको सारी चीज समझ आएंगी। ए का मतलब क्या है इसमें? भुजा की लंबाई। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है सर कौन सी भुजा की लंबाई लूं? तेरी मर्जी है, जौन सी की ले ले, सारी भुजाओं की लंबाइयां समान है क्योंकि वो समबहुभुज है। क्लियर है? तो ए की वैल्यू, ए क्या है? भुजा की लंबाई। क्लियर है मेरे भाई? लेंथ ऑफ साइड, भुजा की लंबाई। और आप मुझसे पूछेंगे सर एन क्या है? तो एन तो आप जानते हैं भुजाओं की संख्या है, या फिर कोणों की संख्या या भुजाओं की संख्या है ना। एन क्या है बच्चे? तो एन है भुजाओं की संख्या। क्लियर है? अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये कोसेक क्या है, ये पाई क्या है? तो पाई का सब जानते हैं, अगर कोण में पाई आ रही है तो उसकी वैल्यू कितनी डिग्री? 180 डिग्री। क्लियर है मेरे भाई? तो ये किसका फॉर्मूला है? तो ये परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R का फॉर्मूला है भैया। ये ध्यान रख लेना, ज्योमेट्री में बहुत काम आती है। अगर आप पूरा गणित पढ़ रहे हैं और मन से पढ़ रहे हैं कि पेपर में हमें गणित बट्टे से बट्टे लगाना है, तो आप इसके बगैर जा नहीं सकते निकल कर। और आपसे पूछे अंत की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त का मतलब है जो वृत्त अंदर बना हो, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या चाहिए तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला है R बराबर a/2 cot पाई/n। ध्यान रखना सरल है, परिवृत्त में कोसेक आता है क्योंकि कोसेक थोड़ा लंबा सा होता है तो परिवृत्त में आता है, और कॉट छोटा सा होता है तो कॉट किस में आता है? अंतःवृत्त की त्रिज्या में। और वैसे भी अंतःवृत्त की त्रिज्या अंदर बनती है तो छोटी होती है,
परिव्रत बाहर बनता है, पर्यावरण मतलब है बाहर का आवरण, परिव्रत मतलब है बाहर वाला व्रत, तो परिव्रत बाहर बनता है तो उसकी त्रिज्या बड़ी होती है क्योंकि वो बड़ा होता है। जैसे देखें ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा होना चाहिए, ये त्रिभुज समबाहु होना चाहिए, और इसमें मैंने एक सेंटर लगा के एक अंतःवृत्त बना दिया, ये रहा, और ये त्रिभुज समबाहु है, इसके बाहर मैंने एक वृत्त बना दिया, तो ये परिवृत्त है, तो ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या को कहते हैं स्मॉल आर और परिवृत्त की त्रिज्या को कहते हैं कैपिटल आर। खत्म बात, क्लियर है, इतनी सी बात आप याद रख लें। आर बराबर a/2 cot π/n ये होता है। ये दो फॉर्मूले मैं तुमसे कभी भी पूछ सकता हूं और आपके कभी भी ये काम आ सकते हैं, आप भूलना मत। तीसरा फॉर्मूला, अगर किसी समबहुभुज का एरिया निकालना है, ध्यान से देख लेना, ये सम जरूर होना चाहिए आगे तभी काम करेंगे। किसी भी समबहुभुज का अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया का मतलब है क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका क्षेत्रफल होता है बच्चे n(a²/4 cot π/n। अब आप समझ गए होंगे a का मतलब क्या है, भुजा की लंबाई, n का मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या, cot π/n। जैसे आप मुझे बताइए, अगर इस फॉर्मूले की सहायता से मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं तो वर्ग के क्षेत्रफल में n की वैल्यू कितनी होगी, 4, a²/4 डॉट कॉट पाई की वैल्यू 180 और n की वैल्यू 4। क्लियर है बेटा, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, कॉट 180 में 4 से भाग लगाऊंगा तो ये 4 चौकों की 16, 4 पंजे की 20, 45 बार कटेगा, और कॉट 45 की वैल्यू tan 45 के बराबर होती है जो कि 1 होती है। तो आप बताना कॉट 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आप खुद बताना a² का गुणा a से करूंगा तो आंसर कितना आएगा, a²। तो क्या आप नहीं जानते कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, नहीं जानते कि वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, क्या आप नहीं जानते। अगर मैं तुमसे इसी फॉर्मूले की सहायता से पूछूं कि इस फॉर्मूले का यूज करते हुए समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालें, समबाहु त्रिभुज का, सर क्या इस फॉर्मूले की सहायता से समद्विबाहु का निकाल सकते हैं या विषम बाहु का निकाल सकते हैं, तो नो नो और नो। तो मैं 20-30 मिनट में ये समझ नहीं आया कि ये सिर्फ सम में काम करता है जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो, तो समबाहु में ही तो होती है प्रत्येक भुजा की लंबाई समान। अच्छा, सम पंचभुज में काम करेगा लेकिन पंचभुज में काम नहीं करेगा, सम पंचभुज में काम करेगा, षटभुज में काम नहीं करेगा लेकिन सम षटभुज में काम करेगा, अष्टभुज में काम नहीं करेगा लेकिन सम अष्टभुज में काम करेगा, त्रिभुज में काम नहीं करेगा लेकिन सम त्रिभुज में काम करेगा, समबाहु त्रिभुज। तो ये निकल के आएगा बच्चे n(a²/4 cot π/n। क्लियर है, अब n की वैल्यू त्रिभुज में 3 ही होती है, पूरा गांव जानता है। हाँ ये कर लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है तो अच्छा लगता है, मन लगता है। 3 और a²/4, क्लियर है, और कॉट 180/3, ठीक है, तो ये आ गया कॉट 60। कॉट 60 होगा बट्टे tan 60 का उल्टा, मतलब 1/√3। चूंकि कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है आप बताइए, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, सब जानते हैं, नहीं जानते तो याद करें, आपकी काम की बात है। 3a²/4 डॉट 1/√3, ये कॉट 60 की हमने वैल्यू रख दी। √3 से 3 कट जाएगा, कितनी बार, √3 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √3a²/4, या इसे कह सकते हैं आप √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या आप नहीं जानते कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, नहीं जानते आप, क्या आपने नहीं पढ़ा ये किताबों में, ये यहीं से निकल के गया है। तो आप किसी भी समबाहु या किसी भी समबहुभुज का एरिया निकाल सकते हैं इस चित्र की सहायता से। क्लियर है मेरे भाई, किसकी सहायता से, इस चित्र की सहायता से, हाँ या ना, समझ गए होंगे मेरी बात को आप लोग, सही या गलत है। ये मैं अब की बार ऐसे रखूंगा, ये ऐसे 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 और ये, क्लियर है मेरे भाई। अब आप मेरी कहानी समझ गए होंगे, किसी भी में अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो ये तरीका होगा, और परवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो ये तरीका होगा, और किसी भी समबहुभुज का एरिया निकालना है बच्चे तो ये तरीका होगा। और मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, और ये इस पर मैंने आपको रिहर्सल भी करा दी, और आप तो समझदार हैं। फिर देखेंगे कहानी क्या कहती है। कहानी ये रही बच्चे, सारी बातें मैं करते जा रहा हूँ। समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर वही है जिसकी सारी भुजाओं की लंबाइयाँ कैसी हों, समान हों। ऐसा बहुभुज जिसमें सारी भुजाएं, सारे अंतःकोण और सारे बाह्य कोण एक समान होते हैं। प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है तो सभी अंतःकोणों के योग में हमने n से भाग लगा दिया, खत्म बात।
और प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है तो 360 में भी हमने n से भाग लगा दिया। बट कंडीशन क्या है कि वो समबहुभुज होना चाहिए, अन्यथा मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? अगला देखते हैं। और ये सारी बातें आप बहुत अच्छी सीख रहे हैं, मेरा यकीन माने, और पेपर में सवाल निकल जाएगा। समबहुभुज ये भी मैंने तो बता दिया है ना। और उसके बाद क्या, इससे पहले क्या बताया था, ये भी समबहुभुज ही था, उसके बारे में इतनी बातें हम सीख चुके थे। उसके बाद हमने ये लगाया है समबहुभुज का क्षेत्र n²/4 cot π/n। समबहुभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बड़ी होती है, ये मैं बता चुका हूं, तो कैपिटल R हो जाएगी a/2 cosec π/n, और समबहुभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r हो जाएगी a/2 cot π/n। हेयर पाई की जो वैल्यू है याद रखना बच्चे 180 डिग्री होती है, और आप तो जानते हैं एंगल की जब बात आती है तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, हाँ या ना, ये तो आप जानते हैं, इतनी बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं। n मतलब भुजाओं की संख्या, a मतलब भुजा की लंबाई, और पाई का मान 180 डिग्री। देखो पीपीटी की ये अपनी खूबसूरती है, एक एक बात क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई किंतु परंतु की जगह नहीं। हाँ एक बात आपको याद रखनी है, आपके बहुत काम आएगी। कोई बहुभुज है, जैसे ये त्रिभुज ले लें हम, मैं अच्छा सा बना लेता हूँ ना, फैसिलिटी है तो अच्छा सा ही बना लेते हैं ना। कोई अच्छा सा बना लेता हूँ, मैंने ये त्रिभुज ले लिया और ये त्रिभुज ले लिया, क्लियर है। और इस त्रिभुज में हमने क्या काम किया बच्चे, कि इस त्रिभुज में हमने कोई बिंदु ले लिया P, देखो ये ले लिया। अब आप देखेंगे ये बिंदु सेंटर पे नहीं है ना, सेंटर पे नहीं है, कहीं भी है, सेंटर पे हो सकता है, सेंटर के बगल से हो सकता है। और इस बिंदु से बच्चों हमने 3 लाइनें खींच दी। कितनी लाइनें खींच दी बेटा? 3 लाइनें हमने इससे खींच दी। देखेंगे ध्यान से, मैं खींच देता हूं, शायद ये लाइन काम करे। देखें मेरे भाई, हमने यहां से एक तो ये खींच दी, क्लियर है, यहां से, ओहो हाँ ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, यहां से एक ये खींच दी 2 लाइनें, और यहां से एक ये खींच दी। विद्यार्थी ये जो तीनों लाइनें खींची हैं हमने, ये तीनों लाइन पता कैसी है, ये लंब हैं। लंब का मतलब आप समझते हैं, लंब का मतलब है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और यहाँ पे ये भी लंब है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और यहाँ पे ये भी कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री। इसका मतलब है बिंदु P से किसी त्रिभुज ABC में, बहुत ध्यान रख लेना, पता नहीं ज्योमेट्री में क्या बात पूछी जा सकती है, इसलिए हमें पूरी तरह मजबूत होकर जाना है। पेपर चाहे इंडियन रेलवे ले ले, चाहे राजस्थान रीट ले ले, चाहे राजस्थान पटवार ले ले, एरा गहरा नाथू खेरा कुछ ही ले ले, हमें पूरा पढ़ना है। थ्योरी तो भैया पूरी पढ़नी है, रीड लेवल L1 वाले सुन लें और L2 वाले भी सुन लें, और L2 वाले तो सुन न लें, बिल्कुल अंदर बिठा लें, कुछ भी पूछा जा सकता है तुमसे तो। हाँ हमने बिंदु P से इसकी भुजाओं पर लंब डाल दिए, P1 P2 और P3, क्लियर है। तो अब आप ये याद रखना, किसी भी बहुभुज में, ये त्रिभुज की जगह चतुर्भुज पंचभुज कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रख लेना विद्यार्थी के P1 + P2 + P3, 3 है तो 3 ही, अगर ये चतुर्भुज होता तो 4 लंब डलते। P1 + P2 + P3 की जो वैल्यू आती है वो आती है R × n। अब सोचेंगे यहाँ n क्या है, तो कितनी बार बताऊं, भुजाओं की संख्या है, यहाँ पे R कितनी है, तो R क्या है, तो कितनी बार बताऊं, R अंतःवृत्त की त्रिज्या है। तो R तो बच्चे एन रेडियस, जिसे अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और n क्या है विद्यार्थी, तो n है बच्चे नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। इससे हम निकाल पाएंगे कि किसी भी बहुभुज में अंदर, समबहुभुज में अंदर स्थित बिंदु P से उसकी भुजाओं पर लंब P1 P2 P3 डाल दिया जाए, तो इन तीनों लंबों का योग होगा P1 + P2 + P3 बराबर स्मॉल r × n। ये वाली बात आप याद रख लेना, आपके सच में काम आएगी, और जो मैं बता रहा हूं वो काम ना आए तो मेरा नाम बदल देना, यहां नहीं आए इस पेपर में तो किसी और पेपर में आएगी, बट आएगी बेटा, है ना। तो हमें ये बातें याद रखनी है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद है, क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, P1 + P2 + P3 बराबर हो जाएगी R × n। अगर ये चतुर्भुज होता, लेकिन चतुर्भुज नहीं, नो, चतुर्भुज में समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इन द सेंस जिसके चारों भुजाएं एक जैसी हों और चारों कोण एक जैसे हों। वर्ग में ऐसा होता है, प्रत्येक कोण होता है उसका 90 डिग्री, और प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, तो वहां ये काम करती है, प्रत्येक कोण भी समान होना चाहिए ना। देखें, और ये हम तो इंडिविजुअली आ गए है ना, और ये इतना हो गया समझ में, R × n।
देखें बच्चे, ये समझ आ गया होगा आप लोगों के। हो, ये हमने बता दिया। ये है समपंचभुज। तो समपंचभुज के बारे में डाटा आपके आगे मैं पेश कर रहा हूं। आप डाटा पे काम करेंगे, हम सब मिल के करेंगे, किसी एक का बस नहीं है, ना मेरे अकेले का बूता है ना आपका बूता है। सभी अंतःकोणों का योग, क्या आपको नहीं पता फॉर्मूला क्या होता है? 2n-4 इंटू 90 होता है कि नहीं? तो n की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा बच्चे 10-4 इंटू 90। और 10 में से 4 गई तो 6 बची, और 6 का गुणा 90 से होगा तो 9 6 की 54। तो सभी अंतःकोणों का योग कितना आ जाएगा? 540। प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है तो इजी है, 540/5, 5 एकम 5, पन 40, 108। सभी बाह्य कोणों का योग, इसको तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि सबको पता है 360 होता है और ये फिक्स है। प्रत्येक का निकालना है तो 360 में हमने लगा दिया 5 से भाग, 5 7 35, 5 दूनी 10। ये इन्होंने किया नहीं, इनको करना चाहिए। 72 डिग्री। क्लियर है? क्लियर। 5 7 35 और एक बची तो 5 दूनी 10। सभी विकर्णों की संख्या कोई भी निकाल देगा। n स्क्वायर, n की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, -3 इंटू 5/2, तो 25 - 15/2, और यह आ जाएगा 10/2 बराबर आ जाएगा 5। और 5 ही भाई ने लिखा है, इसके लिए भी धन्यवाद। पीपीटी वाले भैया ने ये बनाया है। अब बच्चों मैं इसमें तुम्हें कुछ एक बात दिखाने वाला हूँ और सारे बच्चे मिल के देखेंगे। बच्चों ए से मैं विकर्ण डाल रहा हूँ, तो देखो ए से एक विकर्ण डाल दिया सी पे। मैं अच्छा से डालता हूँ, है ना? जब फैसिलिटी है तो लेंगे, नहीं होती तो नहीं लेते, क्लास में नहीं ले पाते, ऑफलाइन की जब बैच होते थे। अब इसमें तो लूंगा मैं। बच्चों एक विकर्ण हमने डाला ए बिंदु से और ये सी तक गया। क्लियर है? और एक विकर्ण हमने ए से डाला और ये डी तक गया। क्लियर है? और देखो एक विकर्ण, दो विकर्ण, फिर हमने डाला बच्चों बी बिंदु से विकर्ण। देखेंगे ध्यान से, आराम से, जल्दी कोई है नहीं। बी बिंदु से विकर्ण डाला तो बी से सी तक तो रेखाखंड कहला जाएगा, भुजा कहला जाएगी। एक तो विकर्ण हमने बी से डी पर डाल दिया। ओ, ये तो मैंने अलग डाल दिया, वो लेंगे अपने, सुंदर सा लेंगे। क्लियर है? सुंदर सा लेंगे। और बी से डाल दिया हमने और डी पे, ठीक बात, बी से डी पे डाल दिया। और एक विकर्ण हमने बी से डाल दिया ई पे। क्लियर है? कितने हो गए बच्चे? 1 2 3 4 हो गए। क्लियर है मेरे भाई? और अगला देखेंगे मेरे बच्चे, ये डाल दिया हमने, ये किससे निकलेगा? ठीक है। और ये हमने डाला, अब देखें ध्यान से, सी से डाला, तो सी से डाला हमने, एक तो ई पे चला दिया, सी से ई पे, और एक सी से कहाँ डाल दिया? ए पे डाल दिया। तो कितने हो गए? ये 2 2 4 2 6 तो हो ही गए। और कुल विकर्णों की संख्या कितनी निकली थी? कहाँ है वो? ओह, सभी विकर्णों की संख्या 5 थी। 5 थी। ओह, ये तो मैंने गलत डाल दिया। ये जो सी से ए पर डाला ये तो गलत ही डाल दिया ना। देखें वापस से, सी से ए पर डाला ये तो गलत ही डाल दिया ना। अब देखो इसके अलावा कोई विकर्ण दिख रहा है आपको? इसके अलावा कोई विकर्ण दिख रहा है? सी से ए पे तो हम पहले ही डाल चुके थे ना, इसलिए गलत डाल दिया। अब देखें बच्चों, क्या कोई विकर्ण दिख रहा है? देखो पहला विकर्ण ये रहा ए से सी पे। क्लियर है? दूसरा विकर्ण ये रहा ए से डी पे, 2 विकर्ण हो गए। अब एक विकर्ण बी से डी तक, 3 हो गए। अब एक विकर्ण बी से ई तक, 4 हो गए। और एक विकर्ण सी से ई तक हो गया, 5। इसके अलावा आप कोई भी विकर्ण डाल के बता दो, कोई नहीं होगा। तो कुल विकर्णों की संख्या कितनी आई है बच्चे? 5। अच्छा, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर प्रत्येक बिंदु से मतलब किसी एक बिंदु से कितने विकर्ण डाल सकते हैं आप? तो एक बिंदु से मैं बता देता हूं आपको, n-3, 5 - 3 बराबर 2। और आप खुद ही बताइए, एक बिंदु से मैक्सिमम 2 ही विकर्ण डल रहे हैं। आप चाहे ई बिंदु पर पकड़ लो, एक ई से ये जा रहा है, एक ई से ये जा रहा है, चाहे ए बिंदु पकड़ लो, एक ये से ये और ये। तो एक बिंदु से मैक्सिमम कितने विकर्ण डाले मैंने? तो एक बिंदु से मैंने डाले बच्चे मैक्सिमम 2 विकर्ण। कहानी क्लियर है यहां तक? और मैं अगली स्लाइड पर आता हूं। सभी अंतःकोणों का योग हम बता चुके हैं, 720 निकाला था अभी। ये क्या आ गया भाई? ये तो समषटभुज आ गया। क्लियर है यहां तक? बताइए। समपंचभुज यहां तक बताइए, सारी बातें क्लियर है क्या? और कुछ बातें अगर रह भी गई हैं तो आप इसके लिए रेडी रहें, क्योंकि आप सक्षम हैं, आप निकाल सकते हैं। बोलो, निकाल सकते हैं ना? हाँ या ना? ये रहा समषटभुज। क्लियर है? समषटभुज। और विद्यार्थी यहां से आगे
अगर आपकी मर्जी हो तो आगे भी पढ़ सकते थे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्दी कहाँ की है, चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे। जितना मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है, कृपया करके चाहे वीडियो को 2 की स्पीड पर देख लेना, एक बार देखने के बाद दोबारा जरूर देखना, क्लियर है, जिससे कॉन्सेप्ट सीधा छपेगा आपके दिमाग में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। बहुत धन्यवाद, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।